साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर्स के तहत विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा डेली करंट अफेयर के रूप में न्यूज़ टुडे इस शीर्षक से करंट अफेयर दिया जाता है, जो इनके वेबसाइट पे पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर आज हम लोग 1 जुलाई 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं विजन आईएएस के द्वारा जो उपलब्ध कराए गए हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना। तो इस योजना का ही नाम है कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना, जिसे शॉर्ट में LGSCAS, जिसका इंग्लिश में पूरा नाम है लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, इसको स्वीकृति प्रदान की है। तो यह योजना है क्या, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो इस कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना का उद्देश्य देश में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के साथ साथ चिकित्सा अवसंरचना को भी बेहतर बनाना है। इसके तहत विशेष रूप से अल्प सेवित क्षेत्रों को लक्षित किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्रेडिट जोखिम, मुख्य रूप से निर्माण जोखिम को आंशिक रूप से कम करना तथा ब्याज की कम दरों पर बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। शहरी या ग्रामीण स्थानों के लिए 100 करोड़ रुपए तक के ऋण हेतु ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए 50% और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए 75% गारंटी कवर होगा। और यहाँ पर आकांक्षी जिलों के जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए इन दोनों परियोजनाओं, चाहे वो ब्राउनफील्ड परियोजना हो चाहे वो ग्रीनफील्ड परियोजना हो, उन दोनों के लिए गारंटी कवर 75% ही होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्राउनफील्ड परियोजना क्या होती है और ग्रीन फील्ड परियोजना क्या होती है। तो ब्राउनफील्ड परियोजना जो है, ये ऐसी परियोजनाएं होती हैं जहाँ कुछ कार्य पहले ही संपन्न किया जा चुका होता है। कार्यस्थल पहले से ही आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ आंशिक रूप से विकसित हो चुका होता है। इसके पश्चात से नए विकास की शुरुआत होती है। तो ये है ब्राउनफील्ड परियोजना। जबकि ग्रीनफील्ड परियोजना की बात करें तो ये पूरी तरह से प्रारंभ से ही शुरू होती है, मतलब पूरी तरीके से नई होती हैं। कार्यस्थल विकसित नहीं होता है और परियोजना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सामान्य रूप से मौजूद नहीं होता है। आगे यहाँ देखते हैं, इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के तहत अतिरिक्त फंडिंग को भी मंजूरी दी है। कुल परिव्यय, जितना भी व्यय होगा, परिव्यय पूर्व के 3 लाख करोड़ रुपए से, जो पहले 3 लाख करोड़ था, उसे बढ़ाकर के कितना कर दिया गया, 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह जो है 30 सितंबर 2021 तक गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन GECL के तहत स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर लागू होगी। ये ECLGS अर्थात आपका आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना महामारी से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों अर्थात MSME और छोटे व्यवसायों को संपार्श्विक मुक्त व सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण प्रदान करके उनकी सहायता करने पर आधारित है। ECLGS अर्थात आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना पात्र MSME को GECL का मतलब क्या है, गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन पर सदस्य ऋणदाता संस्थानों जैसे कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है। आगे चलते हैं। माल एवं सेवा कर अर्थात GST व्यवस्था के 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो 1 जुलाई 2017 को परिवर्तित किए गए GST ने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक सरल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी चलित कर व्यवस्था में परिवर्तित करके भारत को एक एकल व साझा बाजार में एकीकृत कर दिया। तो GST आपका क्या है, पहली चीज़ याद रखिएगा कि ये अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। इसने लगभग सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों को, तो सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों को नहीं, लगभग सभी, क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम, मादक पेय और स्टाम्प शुल्क जो हैं वो अभी इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से ये इसके अपवाद हैं। तो कहीं पे यदि आपका कथन के रूप में आ जाए कि सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल कर लिया गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ इसमें अपवाद स्वरूप छूटे हैं। तो ये लगभग सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों को एक शीर्ष कर के तहत समाहित कर दिया है इसने। GST की उपलब्धियां देखें तो सरलीकृत रिटर्न फाइलिंग प्रणाली के कारण राजस्व संग्रह और व्यवसाय पंजीकरण में वृद्धि हुई है। वहीं कई चौकियों को हटाने के साथ ई-वे बिल के परिणाम स्वरूप परिवहन में आसानी हुई है और लॉजिस्टिक लागत में बचत हुई है इत्यादि। इस प्रकार के इसके लाभ हैं। कर देयता की सरल गणना और इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के मिलान द्वारा फर्जी इनवॉइसिंग
की जांच के लिए ई इनवॉइसिंग प्रणाली आरंभ की गई है तथा अर्थव्यवस्था का बृहद स्तर पर औपचारीकरण हुआ है, मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। चिंता के विषय क्या हैं? तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में करदाताओं की बहुलता, कर दरों की, टैक्स रेट की बहुलता, जीएसटी संग्रह में पूर्वानुमान की तुलना में कमी, रिटर्न दाखिल करने में असंगति आदि जैसी चिंताओं को रेखांकित किया गया है। उपकर और विशेष अधिभार, सेस और सरचार्ज पर केंद्र की बढ़ती निर्भरता जो करों के विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं है, चूँकि सेस और सरचार्ज के माध्यम से टैक्स केंद्र सरकार ले रही है, परंतु ये जो टैक्स आ रहा है ये जो होता क्या होता, ये आपका विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं है, मतलब इसको राज्यों के साथ केंद्र सरकार जो है वो नहीं बांटती है। राज्यों को जीएसटी प्रतिपूर्ति तब विवादास्पद हो गई जब महामारी के कारण जीएसटी संग्रह में गिरावट आई। इसके अलावा तकनीकी गड़बड़ियां, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में कठिनाई इत्यादि इस प्रकार की समस्याएं जो इससे संबंधित चिंता का विषय हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखें तो जीएसटी परिषद क्या है? जीएसटी का शासी निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। इसे जीएसटी के कार्यान्वयन की देखरेख और विभिन्न वस्तुओं के लिए कर की दरों पर निर्णय लेने का कार्य सौंपा गया है। जीएसटी के प्रकार कितने हैं? तो केंद्रीय माल और सेवा कर अर्थात सीजीएसटी, राज्य माल व सेवा कर एसजीएसटी, एकीकृत माल व सेवा कर आईजीएसटी तथा संघ शासित प्रदेश माल और सेवा कर यूटीजीएसटी सहित 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं। गारंटीकृत प्रतिपूर्ति ये क्या है? तो जीएसटी अधिनियम के द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 में राज्यों द्वारा एकत्र की गई राशि से 5 वर्ष के लिए अर्थात वर्ष 2022 तक राज्यों के कर राजस्व में 14% प्रतिवर्ष या 14% वार्षिक वृद्धि की गारंटीकृत प्रतिपूर्ति के माध्यम से दी गई थी। आगे चलते हैं। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को अनुमोदित किया है। तो देखिए, संशोधित रणनीति के तहत भारत नेट को अब इन 16 राज्यों को अनुमोदित किया गया। तो इन 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों से पृथक सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार किया जाएगा। पहले ग्राम पंचायतों को ही शामिल किया गया था, अब उससे पृथक जो भी आबादी हैं, मतलब जो गांव हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। इसके तहत ग्राम पंचायतों सहित अनुमानित 3.61 लाख गाँव को कवर किया जाएगा। संशोधित रणनीति में रियायत ग्राहियों अर्थात निजी क्षेत्र के भागीदार द्वारा भारत नेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव और उपयोग भी शामिल है, जिनका चयन प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत संचालन, रखरखाव, उपयोग और राजस्व सृजन के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत नेट की सेवा तेजी से प्राप्त होने की अपेक्षा है। अब भारत नेट के बारे में बात करें तो भारत नेट जो है इसको पहले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में भारत नेट के नाम से इसी योजना को आगे बढ़ाया गया है। तो इसका पूर्व नाम क्या था? राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। यह सभी घरों के लिए 2 Mbps से लेकर 20 Mbps की वहनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तथा राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी में सभी संस्थानों की मांग पर क्षमता स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना है। इसका वित्त पोषण कैसे होता है? वित्त पोषण का सोर्स तो सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के माध्यम से। इसके लिए दूरसंचार ऑपरेटरों पर यूनिवर्सल एक्सेस लेवी आरोपित की गई है और इसका कार्यान्वयन 3 चरणों में होगा। प्रथम चरण के तहत 1 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा, द्वितीय चरण में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा और तृतीय चरण में जो है मौजूदा बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर तीसरा चरण केंद्रित होगा। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसका ये जो पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना है, इसका उद्देश्य आपूर्ति बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्काम या विद्युत विभागों को सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इन डिस्काम या विद्युत विभागों में निजी क्षेत्र के डिस्काम को इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब उनको छोड़ दिया गया है। यह सहायता जो है पूर्व अर्हता मानदंडों को पूरा करने के साथ साथ बुनियादी न्यूनतम मानदंड की उपलब्धि पर आधारित होगी। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक उपलब्ध रहेगी। इसके लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी नोडल एजेंसियां होंगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्त वर्ष 2024-25 तक समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक AT&C हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 15% तक कम करना है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 तक आपूर्ति की औसत लागत
तथा औसत राजस्व प्राप्ति का जो अंतर है, इस अंतर को शून्य करना है। इसके अलावा आधुनिक डिस्कॉम्स के लिए संस्थागत क्षमताओं का विकास करना तथा उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। योजना के घटक क्या है? तो उपभोक्ता मीटर और सिस्टम मीटर। इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं को छोड़ करके, मतलब कृषि उपभोक्ताओं को इंक्लूड नहीं किया गया, छोड़ करके सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर शहरी क्षेत्रों, संचालित प्रदेशों और अमृत शहरों, अमृत शहर, अमृत का फुल फॉर्म है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, तो अमृत शहरों आदि को प्राथमिकता दी गई है। मतलब यहाँ पर ये आपके उपभोक्ता मीटर और सिस्टम मीटर की कार्यप्रणाली लागू की जाएगी। इसके अलावा फीडर का वर्गीकरण, तो कुसुम जो योजना है इसके तहत सौर्यकरण है, उसको सौर्यकरण को सक्षम करने के लिए कृषि कनेक्शनों से असंबद्ध, मतलब जो इससे जुड़े नहीं हैं, ऐसे फीडर वर्गीकरण हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था करना, शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण। इसके अलावा मुख्य विशेषताएं क्या है या प्रमुख विशेषताएं? तो किसानों के लिए विद्युत की आपूर्ति में सुधार लाने और कृषि फीडरों के सौर्यकरण के माध्यम से उन्हें दिन के समय विद्युत उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया। मतलब दिन के समय उन्हें जो सूर्य की रोशनी है उसके माध्यम से, कुसुम योजना के माध्यम से आपको ऊर्जा या विद्युत उपलब्ध कराना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से उपभोक्ता सशक्तिकरण। इसके अलावा सिस्टम मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित आईटी ओटी उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाया जाएगा ताकि प्रत्येक माह सिस्टम द्वारा तैयार खाता रिपोर्ट तैयार की जा सके। आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पर सैन्य बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम अप्सा के तहत संपूर्ण नागालैंड को 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो याद रखिए किस राज्य को घोषित किया गया? तो नागालैंड को। गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि संपूर्ण नागालैंड क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि सिविल शक्तियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। अप्सा सैन्य बलों को अशांत क्षेत्रों में व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए असाधारण शक्तियां और उन्मुक्तियां प्रदान करता है। अब ये ऐसे अशांत क्षेत्र होते कौन से? तो ऐसे क्षेत्रों को विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों अथवा जातियों या समुदायों के सदस्यों के मध्य मतभेदों या विवादों के कारण अशांत माना जाता है। ये जो अशांत क्षेत्र होते हैं। अप्सा सशस्त्र बलों को उनके कार्यों के लिए कानूनी उन्मुक्तियां, वारंट के बिना किसी को भी गिरफ्तार करने, किसी वाहन को रोकने और तलाशी लेने आदि जैसे प्रावधानों के साथ सशक्त बनाता है। अप्सा को वैध बनाने के लिए किसी क्षेत्र को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अशांत घोषित किए जाने की आवश्यकता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। वर्तमान में अप्सा जो है ये 6 जगहों पे, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर में नहीं, इसमें इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़ करके मणिपुर में तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये अप्सा लागू है। वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सशस्त्र बल अशांत क्षेत्रों में भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उनके द्वारा की गई ज्यादतियों की जांच से बच नहीं सकते हैं। इसके अलावा न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी आयोग, जो कि 2005 की ये समिति थी या आयोग थी, इसने अप्सा को निरस्त करने की भी अनुशंसा की थी। तो याद रखिएगा, अप्सा को निरस्त करने की अनुशंसा किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी आयोग के द्वारा। अब कुछ अन्य सुर्खियों को देखते हैं। तो इसमें है पहला, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI। तो भारत जो है GCI वर्ष 2020 में चीन और पाकिस्तान से आगे 10वें स्थान पर है। मतलब पूरे विश्व में भारत 10वें स्थान पर है और चीन और पाकिस्तान भारत से पीछे हैं। ये जो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI है, इसको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसको कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जारी करता है। ये जो इसमें जो रैंकिंग होती है वो 5 स्तंभों पर, 5 पिलर्स पर आधारित है। कौन कौन सी? पहली है कानूनी उपाय, दूसरा तकनीकी उपाय, तीसरा क्षमता निर्माण का उपाय, चौथा संगठनात्मक उपाय और 5वां है सहयोग। तो ये 5 स्तंभ याद रखिएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत ने 4था स्थान प्राप्त किया है, जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो 10वें स्थान पर है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है और इसके पश्चात यूनाइटेड किंगडम UK जो है वो दूसरे स्थान पर है। अगला है कोविड पीड़ित अनुग्रह राशि के हकदार हैं। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA पर राष्ट्रीय आपदा के पीड़ितों के लिए न्यूनतम राहत की अनुशंसा करने हेतु एक वैधानिक दायित्व आरोपित करती है। ऐसी न्यूनतम राहत में धारा 12(3) के अनुसार अनुग्रह सहायता भी शामिल होगी। ठीक है।
तो न्यूनतम राहत जो अनुशंसा है, इसमें अनुग्रह सहायता को भी शामिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अनुग्रह राशि तय करने के निर्णय को एनडीएमए अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर छोड़ दिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश तब दिए हैं जब केंद्र सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि वर्तमान में एनडीएमए में अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कोई दिशा निर्देश या नीति या योजना नहीं है जिसका कोविड के कारण आपदा से संबंधित मृत्युओं के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सके। इससे पूर्व सरकार ने कोविड-19 को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। अगला है कोविड-19 और पर्यटन के संबंध में। तो संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास निकाय, जिसका नाम है अंकटाड, जिसका पूरा नाम है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। भारत में वर्ष 2020 में पर्यटकों के आगमन में 54% की कमी जो है दृष्टिगत हुई थी। यह अपेक्षा की गई है कि फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि जैसे उच्च टीकाकरण दर वाले देशों में पर्यटन में तीव्र वृद्धि होगी। हालांकि यात्रा प्रतिबंधों, यात्रियों के अल्प विश्वास आदि जैसी बाधाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन वर्ष 2023 या उसके उपरांत तक पूर्व महामारी के स्तर पर वापस नहीं आएंगे। अगला है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण को और 9 महीनों अर्थात मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार सृजित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान विलोपित रोजगार की पुनर्स्थापना हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसके तहत सरकार EPFO में पंजीकृत प्रतिष्ठानों की क्षमता के आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के हिस्से अर्थात वेतन का 24% या केवल कर्मचारियों के हिस्से अर्थात वेतन का 12% को जमा कर रही है। कितने अवधि के लिए? 2 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है। अगला है AIM लीप अर्थात उद्यमिता संबंधी तेजी और लाभ के लिए अभिनव नेतृत्व पहल। तो अटल नव परिवर्तन मिशन जो AIM है, इसका पूरा नाम इसका क्या है? अटल नव इनोवेशन मिशन। तो अटल नव परिवर्तन मिशन ने संपूर्ण देश में टेक स्टार्टअप्स में तेजी लाने के लिए प्रमुख कदम के रूप में AIM के प्रथम फिनटेक समूह सम्मेलन का आयोजन किया है। ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, ये नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके द्वारा देश में नवोन्मेष अर्थात नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में इसको लाया गया था। उद्यमिता संबंधी तेजी और लाभ के लिए अभिनव नेतृत्व पहल इनोवेटिव लीडरशिप, ये जो ILEAP है इसका पूरा नाम क्या है? इनोवेटिव लीडरशिप फॉर एंटरप्रेन्योर एगिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इनिशिएटिव ILEAP कार्यक्रम इसको लाया गया। तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो कार्यों की विस्तृत श्रृंखला में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को आमंत्रित करना और उन्हें बाजार तक पहुंच तथा उद्योग भागीदारी में सक्षम बनाने के लिए कॉर्पोरेट नेतृत्व एवं नवाचार टीम के सामने अपना समाधान प्रस्तुत करना है। अगला है गामा किरण विस्फोट, गामा रे ब्रस्ट GRB। तो हाल ही में अंतरिक्ष में GRB अर्थात गामा रे ब्रस्ट के ऊर्जा उत्तर दीप्ति आफ्टर ग्लो का पता चला है, जो तारकीय विकास की जांच में मदद कर सकता है। ये जो गामा किरण विस्फोट है, अत्यधिक ऊर्जावान गामा किरणों के अल्पकालिक विस्फोट हैं जो 1 सेकंड से भी कम समय से लेकर के कई मिनटों तक हो सकते हैं। माना जाता है कि गामा किरण विस्फोट ब्लैक होल के निर्माण के दौरान उत्पन्न हुए थे और वे सूर्य की तुलना में लगभग 10 लाख ट्रिलियन गुना चमकते हैं। इसके साथ ही वे पृथ्वी से अधिक दूरी पर होते हैं जो प्रक्षणीय ब्रह्मांड की सीमा की ओर हैं। स्पिनर डॉल्फिन, उड़ीसा में स्पिनर डॉल्फिन का 100 मिला है। यह एक छोटी डॉल्फिन है जो विश्व भर में अपतटीय उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अपतटीय उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। यह अपनी कलाबाजी के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें यह हवा में उछलकर लंबोच्चक्रण करती है। यह हिंद महासागर में मौजूद डॉल्फिन प्रजातियों में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली प्रजाति है और IUCN की रेड लिस्ट में देखें तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत सूचीबद्ध की गई है। आगे चलते हैं। चीन मलेरिया मुक्त के रूप में घोषित किया गया, प्रमाणित किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणीकरण तब दिया जाता है जब कोई देश उचित संदेह से परे यह सिद्ध कर देता है कि स्वदेशी संचरण की श्रृंखला कम से कम विगत लगातार 3 वर्षों से राष्ट्रव्यापी स्तर पर बाधित हुई है। मतलब यहाँ पर पिछले 3 वर्षों से कोई ऐसा मामला नहीं फैला है। चीन मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला विश्व का 40वां देश बन गया। कौन सा?
40वां देश बन गया है। और मलेरिया के बारे में बात करें तो मलेरिया एक प्राणघातक रोग है जो परजीवियों प्रोटोजोआ के कारण होता है तथा संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के माध्यम से लोगों में प्रसारित होता है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत में मलेरिया के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए थे तथा मलेरिया मृत्यु दर भी यहाँ पर भारत में हाई रही थी। अगला है दक्षिण सागर। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर के अतिरिक्त, मतलब इन 4 महासागरों के अतिरिक्त दक्षिणी महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है। किस महासागर को? तो दक्षिणी महासागर को। यह ड्रेक पैसेज और स्कोटिया सागर को छोड़कर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक अंटार्कटिका को घेरने वाले अधिकांश जल को समाहित करता है। अन्य महासागरों के विपरीत जो अन्य महासागर हैं उन्हें घेरने वाले महाद्वीपों द्वारा परिभाषित किया जाता है, परंतु यहाँ पर इस दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा, अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट ACC नामक एक जलधारा द्वारा परिभाषित किया गया है। और इसके महत्व में उष्मा वितरण के माध्यम से जलवायु विनियमन, ठंडे नाजुक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन आदि शामिल है। सुर्खियों में रहे स्थल की बात करें तो इसमें पहला है इश्वातिनी साम्राज्य, किंगडम ऑफ इश्वातिनी। तो हाल ही में राजा मशवाती तृतीय के विरुद्ध हिंसक विरोध दर्ज किया गया है, या विरोध जो हो रहा था वो हिंसक हो गया है। पूर्ववर्ती स्वाजीलैंड साम्राज्य के रूप में विख्यात इस्वातिनी जो है ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एक भू आबद्ध देश है जो यहाँ मोजाम्बिक से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। अगला है कुंडन कुल्लम। तो रूस के द्वारा मतलब उसके सपोर्ट से या समर्थन से संचालित परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने कुंडन कुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 6 परमाणु रिएक्टरों की 5वीं इकाई पर कार्य आरंभ किया है। ये जो कुंडन कुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह तमिलनाडु के कुंडन कुल्लम में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु के कुंडन कुल्लम में, मैप में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 1 जुलाई के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनको यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।